बिहार की सियासत में चर्चाओं के केंद्र में पावर स्टार पवन सिंह हमेशा से रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या पवन सिंह जो चर्चाओं के बाजार में थे और विवाद से लगातार घिरे हुए थे, अब उनके साथ क्या होने जा रहा है? क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर जो पवन सिंह कुछ दिनों तक इतना ज़्यादा एक्टिव थे बिहार चुनाव के लिए, वो अमित शाह से मिल रहे थे, जेपी नड्डा से मिल रहे थे, विनोद तावड़े से मिल रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हम अपने कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर सुरजीत सिंह जी के पास चलेंगे और हम सर आज जानना चाहेंगे कि जो पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ दिनों पहले तक उन्हें ऐसा स्थापित किया जा रहा था कि वो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं तो बिहार के राजनीति के वो पावर हाउस हैं। तो क्या अब वो पावर हाउस इन विवादों में आकर, चाहे वो ज्योति सिंह वाला मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, वो पावर हाउस का पावर कम हो गया और धाराशाही हो गया पावर हाउस? देखिए, जब चुनाव में राजनेता की जगह अगर अभिनेता आते हैं तो उनके साथ अपने साथ राजनीति तो नहीं लाते, लेकिन विवाद लेकर के आते हैं। क्योंकि जितना विवाद राजनेता से जुड़ा होता है उससे ज़्यादा विवाद अभिनेता के साथ जुड़ा होता है, और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखा है पवन सिंह के साथ में। याद कीजिए, जब पिछले लोकसभा चुनाव की 2024 की बात करें, जब इनको टिकट दिया गया आसनसोल से, बीजेपी से टिकट इनको दिया गया था, उस वक्त पहले तो उन्होंने खूब ढोल लगाड़े पीटे कि ठीक है जी, हम तो सच्चे सिपाही हैं, हम चुनाव लड़ लेंगे बीजेपी की तरफ से और आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। वो भी शत्रुघ्न सिन्हा के सामने में उनको टिकट दिया गया, उनके सामने उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन अचानक रातों रात वहाँ से वो छोड़ के भाग जाते हैं। वो काराकाट आते हैं, आकर के उपेंद्र कुशवाहा के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो वहाँ पर भी दिक्कत यही थी कि विवाद जहाँ जहाँ पावर हाउस जाते हैं, जो पावर स्टार की बात आप कर रहे हैं, पवन सिंह की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पवन सिंह जाते हैं वहाँ वहाँ पवन की गति से विवाद भी पहुँचता है। और ऐसा ही हुआ कि आसनसोल में विवाद पहुँचा कि भाई उन्होंने जो गाने बनाए, जो फिल्मों में जो डायलॉग होते हैं उसमें उन्होंने बंगाली जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा कहा या कुछ मजाक उड़ाया, इस तरह की बातें आई। ये विवाद वहाँ पहुँचा, यानी पवन सिंह जहाँ पहुँचते हैं उससे पहले उनका विवाद पहुँच जाता है। यही वजह थी कि वो वहाँ से छोड़ करके यहाँ पे आगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसा ही कुछ अब हो रहा है। वापसी करते हैं, चरण वंदना कर लेते हैं जाकर के जो उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्योंकि बीजेपी में वापसी करना चाहते थे। तो बीजेपी ने शर्त यही रख दी कि आप वापसी करेंगे, लेकिन आपको उन लोगों से बात करनी होगी जिसके खिलाफ आप लड़ करके अपनी जो मिट्टी है वो पलीद कर चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास जाते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं। उसके बाद ये तय हो जाता है कि ठीक है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपका स्वागत है एनडीए में। तो उपेंद्र कुशवाहा की हामी भरने के बाद में बीजेपी में उनकी वापसी हो जाती है। जेपी नड्डा मिल लेते हैं उनसे, अमित शाह मिल लेते हैं। उसके बाद डंका पीटा जाता है कि अब तो पूरी राजनीति बदलने वाली है, क्योंकि पवन सिंह हैं, उनके साथ फैन बेस है, राजपूत वोटर हैं, और साथ ही वो जो शाहबाद का इलाका है, चाहे वो आरा की बात कर लें, भोजपुर की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, या फिर वो जो तमाम इलाका लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर इनका ज़बरदस्त प्रभाव दिखने वाला है। लेकिन इस बीच में एंट्री होती है उस विवाद की जो हमेशा से पवन सिंह के साथ चलता रहा है, और विवाद के तौर पर इस बार आगे आती हैं ज्योति सिंह, उनकी वाइफ हैं। ज्योति सिंह आती हैं और खेल बदलने लगता है। बीजेपी को भी ये बात समझ में आने लगती है कि इस बार भी ये विवाद जो है वो पूरे चुनाव पर असर डाल सकता है। तो शायद अभी पवन सिंह ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिख करके ये ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में आया भी नहीं था, मैं तो इसका सच्चा सिपाही बन करके सच्चे तरीके से काम करना चाहता हूं, ये पवन सिंह ने कहा या कहलवाया गया। ये दोनों दो बातें हैं। तो यहाँ पर अभी जो गुणा भाग है, जो अभी जो विश्लेषण चल रहा है, वो यही चल रहा है कि क्या इन्होंने अपने सच्चे दिल से ये बात कह दी, क्या ये पहले से ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, या फिर ज्योति सिंह की एंट्री के बाद में इन पर चारों तरफ से दबाव पड़ा। जिस तरीके से ज्योति सिंह के पक्ष में करणी सेना खड़ी हुई नजर आई, जिस तरीके से ज्योति सिंह जाकर के प्रशांत किशोर से मिलते हैं, जिस तरीके से एक तरीके से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाती है, सिंह के पास भी जाती हैं जो छपरा से आते हैं। हाँ,
तो ये तमाम दरवाजे पर ज्योति सिंह पहुंच रही थी और ये दरवाजे वो दरवाजे हैं जो सीधे सीधे चुनाव पर असर डाल सकते हैं। तो उन दरवाजों पर पहुंच करके ज्योति सिंह ने जिस तरीके से तमाम बातें की, जिस तरीके से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की और जिस तरीके से उनके आंसू छलके मीडिया के सामने में, उससे ये लगने लगा कि जिस चीज़ के लिए पवन सिंह को लाया जा रहा था कहीं वही चीज़ खराब ना हो जाए। क्योंकि पवन सिंह को लाया गया था कि उनका फैन बेस बड़ा है, उनको लाया गया था कि उनका राजपूत वोटर पे उनका थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, वो वोट बैंक को लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आने लगी कि ये दोनों तो हो सकता है कि पवन सिंह ले आए, लेकिन ज्योति सिंह की एंट्री होने से महिलाएं जो एक बड़ा वोट बैंक है एनडीए के लिए, जेडीयू के माध्यम से कहें तो जेडीयू का बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है और वो ट्रांसफ़र होगा एनडीए के हर घटक दल के लिए। तो अब ये लगने लगा कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि छोटी चीज़ों को पकड़ने के चक्कर में बड़ी चीज़ गंवा दें। भाई जिस तरह से पवन सिंह का फ़ायदा ये शाहबाद में लेना चाह रहे थे, जो राजपूत बाहुल्य इलाके कह ले वहाँ पर फ़ायदा लेना चाह रहे थे, या फिर कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर भी भोजपुरिया समुदाय प्रभावी है वहाँ पर फ़ायदा मिल सकता था पवन सिंह का एनडीए को। लेकिन जिस तरीके से लगा कि भाई फ़ायदा तो हमें कुछ इलाकों में मिल रहा है लेकिन नुकसान हमें पूरे बिहार में उठाना पड़ सकता है। ज्योति सिंह जिस तरीके से संदेश दे रही हैं, जिस तरीके से सहानुभूति बटोर रही हैं, जिस तरीके से दावे कर रही हैं, दावा यहाँ तक कर दिया कि मैं चुनाव भी लड़ सकती हूँ, और चुनाव भी कौन सा इलाका, चाहे आरा का इलाका हो, चाहे वो भोजपुर का इलाका हो, चाहे सबसे बड़ी बात है जो काराकाट का इलाका था जहाँ रोहतास वाला जो पूरा क्षेत्र है, तो वहाँ पर जब इलेक्शन लड़ने की बात आ गई, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के साथ वो खूब जोर शोर से वो चुनाव प्रचार करती नजर आई और बाद में ये आरोप लगा दिया कि मेरी मांग में सिंदूर तो भर दिया। क्या वो सिंदूर भी चुनावी सिंदूर था? क्योंकि प्रचार के दौरान भी उनके रिश्ते किसी अन्य महिला के साथ थे। ये इस तरह के बड़े संगीन आरोप लगाए ज्योति सिंह ने। ये अलग बात है कि जब मुलाकात करने के लिए वो लखनऊ जाती हैं और वहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है और वो सीन बिल्कुल रियल लाइफ जैसा ही सीन होता है, रियल लाइफ से हट करके कुछ मतलब फिल्मी अंदाज में सारा कुछ होता है कि वहाँ पर पवन सिंह के उनका जो बंगला है उन पर पुलिस पहले से तैनात होती है और ये जाती हैं तो ज्योति सिंह का कहना है कि मुझे मिलने नहीं दिया गया। बाद में फिर पवन सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारी मुलाकात हुई, डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। ज्योति सिंह कहती है कि हमारी बातचीत नहीं हुई, पुलिस को आगे कर दिया उसने। और पवन सिंह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ज्योति सिंह एक खास कह लीजिए कि मतलब के कारण मेरे से जुड़ी थी और अभी भी जब आई हैं तो आपसी व्यक्तिगत या पारिवारिक बातें बहुत कम हुई और बातें हुई चुनाव पे, क्योंकि ज्योति सिंह खुद भी चुनाव लड़ना चाहती है। नहीं, उन्होंने जिक्र भी किया था बीच में जो सोशल मीडिया के द्वारा इससे पहले जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें उन्होंने साफ लिखा कि ज्योति सिंह से जो बात हुई मेरी, वो चाहती थी कि उन्हें पवन सिंह चुनाव लड़वाएं और उन्हें टिकट दिलवाएं, जो कि पवन सिंह के हाथ में नहीं था, ऐसा उन्होंने पोस्ट में लिखा था। देखिए, सबसे बड़ी बात है आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से ज्योति सिंह ये दावा कर रही हैं कि इन्होंने चुनावी शादी की मेरे से, पवन सिंह का भी ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा मेरा ही सब कुछ था, बल्कि ज्योति सिंह भी ये चाह रही हैं कि मेरे साथ जुड़ करके उनको भी फायदा हो जाए। और ये फायदा साफ साफ दिख रहा था कि ज्योति सिंह के साथ अगर पवन सिंह का नाम जुड़ जाए तो ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और जैसे काराकाट में उन्होंने चुनाव प्रचार किया पवन सिंह के साथ में, यानी बॉन्डिंग वहाँ पर दिखाई गई। और आपने फिल्मों में देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल शादियाँ होती है फिल्मों में, मतलब ये रियल लाइफ में ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण बना और जिस तरीके से आपस का विवाद हुआ उससे ये लगा कि कहीं ये रियल लाइफ में भी तो नहीं हुआ, ये भी कहीं किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज जैसी कोई बात तो नहीं थी कि पवन सिंह भी चाह रहे थे कि ज्योति को सीढ़ी बना करके हम ऊपर चढ़ें, समाज में एक्सेप्टेंस आए कि भाई मैं भी बहुत भद्र पुरुष हूँ और मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मैं हर तरीके से महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा उल्टा पड़ता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ पर ज्योति सिंह ने आमने सामने का मोर्चा खोल दिया। उन्होंने तमाम संगीन आरोप लगा दिए। हो सकता है कि ज्योति सिंह जो एडवांटेज चाह रही थी शादी के माध्यम से, वो एडवांटेज ज्योति सिंह को मिला नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर पवन सिंह मुझे पत्नी मान लें तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो क्या चुनाव लड़ने की जो डुगडुगी पीटी जा रही है, क्या ये प्रेशर
डालने के लिए, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स की बात अगर हम कर लें तो क्या ये ज्योति सिंह भी एक तरीके से दबाव की राजनीति कर रही थी? अच्छा। हाँ, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम चुनाव पर आएँ और चुनावी चर्चाओं पर आएँ, आपको याद होगा जब पवन सिंह अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलते हैं तो उस समय का जो परिदृश्य था, सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि दक्षिणी बिहार की जो जिम्मेदारी है वो एक तरीके से पवन सिंह को दे दी गई है और वो वहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। हो सकता है कि वो चुनाव भी लड़ें, लेकिन उसमें उस पर क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन इस पर क्लियरिटी थी कि वो दक्षिणी बिहार का जो कमान है एक तरीके से उनको दे दिया गया है। तो क्या जो अभी वो घोषणा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस विवाद के बाद जो दक्षिणी बिहार की जिम्मेदारी जो दी गई है उससे भी किनारा करेगी? नहीं, देखिए, चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करके एक बात तो क्लियर कर दी इन्होंने, क्लियर ये कर दी कि ठीक है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा विन विन सिचुएशन बन रहा है। सिचुएशन ये बन रहा है कि ठीक है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात है उसमें कमी नहीं आएगी। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते तो वो एक सीट पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करते, अभी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि वो खुला हाथ दे दिया है बीजेपी ने कि अब आपको एक स्टार प्रचारक के तौर पर हर सीट पर ध्यान देना है, आपको किसी एक सीट पर ध्यान नहीं देना है। अब दूसरी बात ये निकल करके आती है कि पवन सिंह जिन्होंने 2.5 लाख वोट काराकाट में हासिल कर लिया था, बड़ा फैन बेस है, और फैन बेस वैसा नहीं है कि भाई केवल उनको देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए फैन बेस तैयार है, बल्कि वो वोट में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखता है ना। तो जब वोट में कन्वर्ट उनका फैन बेस हो रहा है तो बीजेपी यही चाह रही थी कि उनके फैन बेस का इस्तेमाल किया जाए। अब जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पूरे दक्षिण बिहार को वो साधेंगे, वो कवर करते हुए दिखेंगे, वहाँ पर जो जनाधार है उसको जुटाने का भी काम करेंगे, उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करने का भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, शुरू में मैंने 1-2 प्रोग्राम में बताया भी था कि पवन सिंह का उद्देश्य ये नहीं है कि वो विधायक बन करके विधानसभा जाएं, बल्कि उद्देश्य ये है कि वो बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अभी बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव लड़के जाना चाह रहे थे संसद में, अब दूसरा विकल्प भी है। दूसरा विकल्प ये है कि अगर इनके कारण यहाँ का वोट बैंक एकजुट हो जाता है, अगर राजपूत वोट बैंक की बात करें, क्योंकि राजपूत वोट बैंक में अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी एक बड़ा चेहरा है जो राजपूत वोट बैंक को एकत्र करने में सक्षम, आवाज़ उठा रहे हैं राजपूतों की। हाँ, तो अब बीजेपी के सामने ये चुनौती होंगे जो राजपूत के एकमात्र बड़े नेता बन करके उभरेंगे, उनका भी काट निकालने की कोशिश बीजेपी ने की थी। क्योंकि जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी का बगावती स्टाइल जो नजर आया था यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन में जैसे सचिव का चुनाव लड़ा और उन्होंने वो पार्टी का जो वो था, जो पार्टी जिस तरीके से चाहती थी कि वैसे उस तरीके से उन्होंने क्या अपने दम पे वो चुनाव लड़के दिखाया, और अमित शाह, नित्यानंद राय, इन लोगों की सोच के विपरीत उन्होंने काम किया, उन्होंने जीत भी हासिल किया और जीत हासिल की। अपने ही जो बालियान थे, संजीव बालियान, उनको हरा करके वो जीत हासिल करते, अपनी पार्टी के नेता को हरा चुके थे वो। तो ये एक चुनौती भी थी बीजेपी की कि बिहार में कोई एक और नेता ऐसा हो जो बराबर का दमखम रखता हो। तो वो पवन सिंह में ये संभावना दिखी कि इनके पास फैन बेस भी है और राजपूत समर्थक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, राजपूत का जो वोट बैंक है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि पवन सिंह क्या निस्वार्थ भाव से सेवा करने आए हैं? तो ऐसा भी नहीं है। जो राजनीतिक विश्लेषक समझ रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पवन सिंह को शायद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनको केंद्र की राजनीति में जगह दिया जाएगा। ये मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा जो 2029 में होना है, बल्कि उनको हो सकता है कि बैकडोर से राज्यसभा के माध्यम से एंट्री दी जाए, और एंट्री देने के बाद उनको कुछ भूमिका दी जाए, कोई जिम्मेदारी दी जाए, और साथ ही जो फोकस है वो है 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने पर क्या होगा कि जो भोजपुरी समुदाय है, पूर्वांचल का बेल्ट, हाँ, तो वहाँ पर जो कई जिले ऐसे हैं यूपी के जहाँ पर कि भोजपुरिया समुदाय बहुत प्रभावी है, तो वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसका दखल होता हुआ आप देखें पवन सिंह का। तो कुल मिलाकर के बीजेपी एक बड़े कैनवास के तरीके से इनको सोच रही है, इनके लिए भूमिका तय कर रही है, जिसमें ये
फिट भी बैठ रहे हैं पवन सिंह, और पवन सिंह के कारण बीजेपी को भी बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि चाहे दक्षिण बिहार की बात कर लें या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो दोनों ही लिहाज से पवन सिंह इनके लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं, अगर कोई नया विवाद सामने ना आए या फिर ज्योति सिंह कोई नया फैक्ट लेकर के ना आ जाए जिसके कारण पवन सिंह को बैकफुट पर जाना पड़े। तो अभी भले लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह बैकफुट पर चले गए, कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कई बार अगर ये फिल्म के स्टार हैं तो फिल्मी डायलॉग के तौर पर ही मैं बोलना चाहूँगा कि भाई जब शेर 2 कदम पीछे हटता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डर गया है, हो सकता है कि वो अगले आक्रमण की तैयारी कर रहा हो। तो ऐसा ही कुछ होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर हम इसको फिल्मी स्टाइल में समझना चाहें तो, कि भले ये 2 कदम पीछे हट गए हैं लेकिन इनके माध्यम से एक बड़ा लक्ष्य भेदने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि ज्योति सिंह, जैसे ही वो विवाद होता है लखनऊ वाला, उनके सोसाइटी में वो जाती हैं ज्योति सिंह, और तमाम विवादों से भी उनका नाता रहता है। तो कहीं ना कहीं फिर सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जो ज्योति सिंह जन सुराज के बारे में बात करती थी, वो पहले बातचीत चल रही थी कि आरजेडी के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है और तकरीबन बात फाइनल है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलती हैं, लखनऊ वाले बवाल से निकलती हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर से मिल लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी डर प्रशांत किशोर को, माफ़ कीजिएगा, पवन सिंह को लगा कि अगर प्रशांत किशोर उन्हें टिकट दे देते हैं मान लीजिए, और जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं वहीं से उनको चुनकर ले आया जाता है, वहीं पे उनको भी टिकट दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। राजपूत वोट बैंक के साथ साथ महिलाएं भी प्रभावित होंगी, सेंटिमेंट वोट काम करेगा ज्योति सिंह के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद ये बात तो तय हो गई। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा नहीं कि ज्योति सिंह पहली बार मिल रही है मेरे से। ज्योति सिंह 2 साल पहले भी मेरे से मिली थी, अपनी 2 महिला मित्रों को लेकर के आई थी और मेरे से मुलाकात की थी, चुनाव पर चर्चा भी हुई थी उस दौरान। लेकिन जैसा कि पहले से कयास ये लगाया जा रहा था कि जो आरा जो विधानसभा सीट है, जहां पर अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते रहे, वो जीतते रहे हैं, लगातार 5 बार वो विधायक बन चुके हैं वहां से, तो ये माना जा रहा था कि चूंकि वो 78 साल के आसपास के हो गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार उनको सीट ना दी जाए, उनको टिकट ना दिया जाए। तो ये माना जा रहा था कि पवन सिंह आरा से पूरा दमखम लगा करके चुनाव लड़ेंगे, और यही कैलकुलेशन लेकर के ज्योति सिंह गई भी थी जनसुराज पार्टी में, प्रशांत किशोर से मुलाकात भी की और ये कहा कि अगर आप मुझे आरा में पवन सिंह के खिलाफ टिकट दे दें तो वहाँ पे बढ़िया मैं सीट में वो टिकट क्या कहते हैं जनाधार को जुटा सकती हूँ, वोट ला सकती हूँ। तो प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया कि मैं वहाँ पर ऑलरेडी उम्मीदवार उतार चुका हूँ, कोई डॉक्टर विनय या कोई है, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो उनको मैं चूँकि उम्मीदवार बना चुका हूं तो मैं वहां पर बदलाव नहीं कर सकता, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये जब प्रशांत किशोर ने ये साफ कर दिया कि मैं किसी खास व्यक्ति के लिए पार्टी की पॉलिसी से समझौता नहीं करने जा रहा, ये बयान उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिया, जो ज्योति सिंह के साथ और प्रशांत किशोर दोनों सामने आए मीडिया के समक्ष, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी विशेष आदमी के लिए, किसी के लिए भी मैं नियम अपनी पार्टी का नहीं बदलने जा रहा। हाँ, तो ये कहने के बाद ज्योति सिंह की संभावना वहां से खत्म हो गई। लेकिन ज्योति सिंह हर उस जगह पर जाकर के चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, और पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर ज्योति सिंह उनके सामने आ जाती है तो हो सकता है कि उनकी सीट खतरे में आ जाए, क्योंकि देखिए सेंटिमेंट्स अक्सर ऐसे मामलों में महिलाओं के साथ होते हैं, और करणी सिंह ने भी यही कहा था कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और चूंकि राजपूत वाला फैक्टर ज्योति सिंह के साथ भी जुड़ा हुआ है, पवन सिंह के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये माना जा रहा था कि कहीं अगर ज्योति सिंह अड़ गई, चलो जनसुराज से उनको टिकट नहीं मिला, अगर आरजेडी से टिकट मिल जाए किसी भी तरीके से, या निर्दलीय चुनाव लड़ जाए, वो अगर कहीं से टिकट ना मिले और निर्दलीय चुनाव लड़ जाए तो पवन सिंह का गेम तो बिगाड़ ही सकती है। लेकिन इस जो राजनीतिक खेल है उसके चक्कर में पूरे बिहार में, और कम से कम दक्षिण बिहार में पूरे एनडीए का खेल बिगड़ सकता है। तो यही वजह है, तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि ये बयान पवन सिंह ने दिया है या दिलवाया गया है, तो उसके पीछे भी सोच यही है कि हो सकता है कि इन पर दबाव पड़ा हो, बीजेपी का भी दबाव आया हो कि पवन सिंह आप चुनाव मत लड़िए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, और ये जो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे इसको कंपनसेट हम आगे कर देंगे,
कि आपको किस तरीके से कहाँ पर प्लेस करना है, कहाँ पे आपको जो पावर स्टार हैं आपको पावर हाउस कैसे बनाना है, उसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। हम आपके हितों का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा बैकफुट पर चले जाइए और आप अभी एक केवल स्टार प्रचारक के तौर पर जुड़िए हमारे साथ में। और बीजेपी रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। आपने जिक्र किया करणी सेना का, आपको याद होगा 2024 चुनाव में एक खासा प्रभाव राजपूतों द्वारा भी पड़ा, जो राजपूत नाराज चल रहे थे अंदर खाने से, और अंडरकरेंट था इस बात का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर काम नहीं कर पाई, जिसका परिणाम सबने देखा यूपी में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया। करणी सेना जैसे ही सामने आती है ज्योति सिंह वाले मामले पर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी समय अलर्ट मोड पे गई होगी कि एक बार अगर वाकई पवन सिंह पर फिर से भरोसा कर दिया जाता है इस माहौल के साथ, इन विवादों के बीच में, तो कहीं ना कहीं करणी सेना अगर एक्टिव हो गई तो फिर से इसका परिणाम बिहार में इस बार देखने को मिल जाए। देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसी बात थी। कुल मिलाकर के घूम करके जो पूरे केंद्र में वो ज्योति सिंह है। करणी सेना तो ज्योति सिंह के कारण इस पिक्चर में आ रही है, और करणी सेना को हाईलाइट में आने के लिए इस तरह के मुद्दे चाहिए होते हैं, और वो इसका इस्तेमाल भी कर रही थी। सोचिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इवन मीडिया में वो करणी सेना वो क्लिप जारी करती है कि हमने ज्योति सिंह से बात की और उन्होंने कहा कि हाँ, आप हमारे हितों की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो करणी सेना को ये पता है कि पवन सिंह पावर स्टार हैं, तो उनसे हुआ जुड़ा विवाद जो भी है, जो भी विवाद जुड़ेगा, अगर उसमें मैं शामिल हो जाता हूं तो मैं भी लाइमलाइट में आ जाऊंगा। और इस तरह की ताक में हर धड़ा रहता है, छोटा छोटा धड़ा। कभी एनजीओ को किसी को देख लेंगे आप, या किसी संस्था को देख लेंगे, जो इस तरह के जो बड़े लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं उनसे जुड़े विवाद में वो जानबूझ करके कूदते हैं कि उसी बहाने उनका भी नाम हो जाए, है ना। तो करणी सेना भी कुछ इसी तरीके का कुछ करती हुई नजर आई, और उसने ये कह दिया कि भाई ज्योति सिंह के साथ हम खड़े हैं। और जाहिर सी बात है कि राजपूतों की वो है एक संस्था है, तो जो बिहार में राजपूतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है पवन सिंह को आगे करके, राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत सक्रिय नहीं है। आप देख रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी सक्रिय नहीं है। या तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से उनको संदेश मिल गया हो कि आप बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे क्योंकि आप बागी तेवर दिखा चुके हैं, या फिर वो जानबूझ करके सक्रिय नहीं है कि चलो हम सक्रिय नहीं होते, अब करके दिखा लो, है ना। तो दूसरी जो संभावना नजर आ रही है बीजेपी को वो पवन सिंह में, और ये जो तमाम विवाद उठ रहे हैं ज्योति सिंह के माध्यम से उठ रहे हैं, वो महिला सम्मान का मामला हो सकता है, वो राजपूतों के सम्मान का मामला हो सकता है, वो तमाम जो उनके फ़ैन बेस की बात करें, क्योंकि फ़ैन बेस भी कुछ नाराज़ है इस मामले को लेकर के कि भाई आप ज्योति के साथ सही नहीं कर रहे हैं, ज्योति के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, आपकी वो पत्नी है उसको स्वीकार कीजिए आप। अब ये पवन सिंह भी मीडिया के पास जाते हैं और वहाँ पर भी बड़े भावुक अंदाज में वो कहते हैं कि भाई जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सब कुछ सही नहीं है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और ज्योति सिंह जानबूझ करके इस तरह के जुमले उठा रही है जिससे मेरी छवि को नुकसान हो। तो पवन सिंह को आखिरकार इस तरह से भावुक होकर के क्यों कहना पड़ रहा है? कहना इसलिए पड़ रहा है, कहते हैं कि भाई महिलाओं का जो है वो आंसू दिख जाता है और जो पुरुष हैं उनका दर्द नहीं दिखता है। तो थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वो एक्टर हैं तो थोड़ी सी इस तरह की डायलॉगबाजी होगी, एक्टिंग होगी। उन्होंने इमोशनल टच देने का ऐसे भी कोशिश किया कि मैं जब घर पहुंचता हूं 18 घंटे काम कर 20 घंटे काम कर 12 घंटे काम कर तो ऐसा लगता है कि मैं डोरबेल बजाऊं तो मेरी बेटी खोले आकर गेट। तो उस तरीके का भी टच उन्होंने देने की कोशिश की और सेंटिमेंट लेने की कोशिश की है। हाँ, वो तो है, जाहिर सी बात है भाई, अभिनेता है, अभिनय तो करेंगे वो, और हो सकता है कि भाई उनके मन की आवाज़ हो, लेकिन मन की आवाज़ और अभिनय में बहुत फ़र्क दिखता नहीं। बहुत रियलिस्टिक स्टार रहे हैं, भोजपुरी फिल्म के बहुत रियलिस्टिक स्टार हैं, और उनके अभिनय को उनके जो रियल लाइफ से हटा करके देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब भी भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं तो वो रियल लाइफ को उतार देते हैं, वहाँ पर उनका अभिनय इतना शानदार होता है। तो यही सब कुछ है कि कब वो अभिनय कर रहे हैं, कब वो रियली ऐसा कुछ कह रहे हैं, इसमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो कुल मिला करके यही बात है कि राजपूत समाज भी इंटैक्ट रहे, महिलाओं के सम्मान की बात अब कैसे पवन सिंह आने वाले 2-4 दिनों में किस तरीके से इस डैमेज कंट्रोल करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज्योति सिंह को क्या वो मनाते हैं या फिर ज्योति सिंह से अलग रह करके, क्योंकि तलाक का वो केस चल रहा है ना, तो केस चल रहा है, तो क्या वो इसी तलाक के केस में आगे बढ़ेंगे और ज्योति सिंह के हर आरोपों का जवाब वो पूरे साक्ष्य सबूतों के साथ देंगे। अभी कल की बात कर लें, करवा चौथ का व्रत था और ज्योति सिंह जो है वो फिर एक इमोशनल कार्ड खेलती
करती हैं, करवा चौथ करती हैं, और बैकग्राउंड में जो है पवन सिंह का ही गाना बज रहा होता है, दर्द भरा गाना बज रहा होता है। तो कुल मिलाकर के इमोशनल ब्लैकमेल करने में ज्योति सिंह भी पीछे नहीं है। वो भी चाहती हैं, अब क्या वो वाकई चाहती हैं कि पवन सिंह उनके साथ रहे, या फिर कुछ शर्तों पर वो समझौता करना चाहती है, जिस तरीके से पवन सिंह बता रहे हैं कि वो तो चाहती है कि मेरे नाम पर चुनाव लड़ जाए, चुनाव जीत जाए और मैं उनको टिकट दिला दूं, और उस बेस पे वो समझौता करने को तैयार है। जबकि ज्योति सिंह कहती है नहीं नहीं, वो केवल मुझे पत्नी मान ले, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। चूंकि ये बंद कमरे के अंदर की बात है, परिवार की बात है, मतलब हस्बैंड वाइफ की बात है, तो बहुत सी चीज़ें जो हमें और आपको पता नहीं है, और उसको लेकर के दोनों में जो अदावत है वो चल रही है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो वापस हटे हैं पवन सिंह, तो उससे बीजेपी को नुकसान से ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरजीत जी। और सच्चाई ये है कि पवन सिंह अभिनेता के साथ साथ एक भावुक इंसान भी है, लेकिन विवादों से ऐसा नाता रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनकी छवि धूमिल होती जा रही है अपने फैंस में। लेकिन अब सवाल ये है कि ये विवाद अपने इस चरम पर है कि पवन सिंह को घोषणा करना पड़ता है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की भूमिका क्या होगी और कैसे होगी, इस पर नज़र सबकी रहेगी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।